कक्षा 11 इतिहास के प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर 11 आधुनिकरण के रास्ते, जिसे हमने 4 भागों में विभक्त किया है, यह उसका दूसरा भाग है। एनसीईआरटी को हम धन्यवाद देते हैं जिससे हमने यह सामग्री प्राप्त की है। चूँकि प्रामाणिक जानकारी विद्यार्थियों के भीतर जानी चाहिए और दूसरी चीज़ प्रतियोगी परीक्षाओं में एनसीईआरटी में दी गई चीज़ें ही, एनसीईआरटी की पुस्तकों में दी गई बातों को ही अधिकृत किया गया है, उसी के आधार पर मूल्यांकन के कार्य किए जाते हैं। आक्रामक राष्ट्रवाद मेजी संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था और उसने डायट बनाई जिसके अधिकार सीमित थे। जापानियों ने संसद के लिए एक जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उनकी कानूनी सोच जर्मनी की सोच से प्रभावित थी। शाही पुनः स्थापना करने वाले नेता सत्ता में बने रहे और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। 1918 और 1931 के दरमियान जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिपरिषद बनाए। इसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेद भुलाकर बनाई गई राष्ट्रीय एकता मंत्रिपरिषदों के हाथों अपनी सत्ता खो दी। सम्राट सैन्य बलों का कमांडर था और 1890 से ये माना जाने लगा कि थल सेना और नौसेना का नियंत्रण स्वतंत्र है। 1899 में प्रधानमंत्री ने आदेश दिए कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकते हैं। सेना को मजबूत बनाने की मुहिम और जापान के उपनिवेश देशों के प्रति इस डर से जुड़े हुए थे कि जापान पश्चिमी शक्तियों की दया पर निर्भर है। इस डर को सैन्य विस्तार के खिलाफ और सैन्य बलों को अधिक धन देने के लिए वसूले जाने वाले उच्चतर करों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने में इस्तेमाल किया गया। ये देखिए आप, ये तस्वीरें देखें। एक किसान के बेटे तनाका सोजो 1841-1913 ने अपनी पढ़ाई खुद की और एक मुख्य राजनीतिक हस्ती के रूप में उभरे। 1880 के दशक में उन्होंने जनवादी हकों के आंदोलन में हिस्सा लिया। इस आंदोलन ने संवैधानिक सरकार की मांग की। वह पहली संसद डायट में सदस्य चुने गए। उनका मानना था कि औद्योगिक प्रगति के लिए आम लोगों की बलि नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। ओशियो खान ने वातारा से नदी में प्रदूषण फैला था जिसके कारण 100 वर्ग मील की कृषि भूमि बर्बाद हो रही थी और 1000 परिवार प्रभावित हो रहे थे। आंदोलन के चलते कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण के तरीके अपनाने पड़े जिससे 1904 तक फसल सामान्य हो गई। ये सब आप देखें तस्वीरें। यह पत्रिका का आवरण पृष्ठ नाविकों को देश के लड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। छात्र सैनिकों के चित्र। पश्चिमीकरण और परंपरा। जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापानी बुद्धिजीवियों के आक्रमिक पीढ़ियों के विचार अलग अलग थे। कुछ के लिए अमेरिकी और पश्चिमी यूरोप देश सभ्यता की ऊंचाइयों पर थे जहां जापान पहुंचने की आकांक्षा रखता था। फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से थे। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। यदि जापान को अपने एशियाई लक्षण छोड़ देने चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए। फुकुजावा युकिची 1835 से 1901। इनका जन्म गरीब सामुराई परिवार में हुआ। इनकी शिक्षा नागासाकी और ओसाका में हुई। इन्होंने डच और पश्चिमी विज्ञान पढ़ा, बाद में अंग्रेजी भी। 1860 में वे अमेरिका में पहले जापानी दूतावास में अनुवादक के रूप में गए। इससे इन्हें पश्चिम पर किताब लिखने के लिए बहुत कुछ मिला। उन्होंने अपने विचार क्लासिकी नहीं बल्कि बोलने चालने के अंदाज में लिखे। यह किताब बहुत ही लोकप्रिय हुई। उन्होंने एक शिक्षा संस्थान स्थापित किया जो आज कीयो विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। वे मेरोकुसा संस्था के मुख्य सदस्यों में से हैं। ये संस्था पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करती है। अपनी एक किताब ज्ञान के लिए प्रोत्साहन गाकुनोन नो सुसुमे 1872 से 76
में उन्होंने जापानी ज्ञान की कड़ी आलोचना की। जापान के पास प्राकृतिक दृश्यों के अलावा गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आधुनिक कारखानों व संस्थाओं के अलावा पश्चिम के सांस्कृतिक सारतत्व को भी बढ़ावा दिया, जो कि उनके मुताबिक सभ्यता की आत्मा है। उनके जरिए एक नया नागरिक बनाया जा सकेगा। इनका सिद्धांत था, स्वर्ग ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया, नहीं इंसान को इंसान के नीचे। अगली पीढ़ी ने पश्चिमी विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाए और कहा कि राष्ट्रीय गर्व देसी मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए। दर्शन शास्त्री मियाके सेत्सुरे 1860-1945 ने तर्क पेश किया कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए। अपने को अपने देश के लिए समर्पित करना, अपने को विश्व को समर्पित करना है। इसकी तुलना में बहुत से बुद्धिजीवी पश्चिमी उदारवाद की तरफ आकर्षित थे। वे चाहते थे कि जापान अपनी आधार सेना की बजाय लोकतंत्र पर बनाए संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जनवादी अधिकारों के आंदोलन के नेता उएकी अमोरी 1857 से 1992 फ्रांसीसी क्रांति में मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जनप्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रशंसक थे। वे उदारवादी शिक्षा के रूप में थे जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित कर सके। व्यवस्था से ज़्यादा कीमती चीज़ है आज़ादी। कुछ दूसरे लोगों ने तो महिलाओं के मताधिकार की भी सिफारिश की। इस दबाव ने सरकार को संविधान की घोषणा करने पर बाध्य किया। रोजमर्रा की जिंदगी। जापान का एक आधुनिक समाज में रूपांतरण रोजाना की जिंदगी में आए बदलाव में से देखा जा सकता है। पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए, परिवार के बारे में नए विचार फैलने लगे। नया घर, जिसे जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए होम कहते हैं, का संबंध मूल परिवार से था, जहां पति पत्नी साथ रहकर कमाते और घर बसाते थे। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने नए तरह के घरेलू उत्पादों, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार के घर की मांग पैदा की। 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों ने शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन माहवार की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान मुहैया कराए। यह एक ऐसे समय में जब एक बैंक कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की तनख्वाह 40 येन प्रति माह थी। देखें आप, बिजली से चलने वाली नवीन घरेलू वस्तुएं, चावल पकाने वाला कुकर, अमेरिकी भूनक, मांस व मछली भूनने वाला, ब्रेड सेकने वाला टोस्टर, कार क्लब। मोगा आधुनिक लड़की के लिए संक्षिप्त शब्द। यह 20वीं शताब्दी में लिंग बराबरी, विश्वजनित, कॉस्मोपॉलिटन संस्कृत और विकसित अर्थव्यवस्था के विचारों के एक साथ आने का सूचक है। नए मध्यम वर्ग परिवारों ने आवागमन और मनोरंजन के नए तरीकों का लुत्फ उठाया। शहरों में बिजली की ट्रामों के साथ परिवहन बेहतर हुआ। 1878 से जनता के लिए बाग बनाए गए और बड़ी दुकानें, डिपार्टमेंट स्टोर बनने लगे। टोक्यो ने गिनबरा के लिए एक फैशनेबल इलाका बन गया। गिनबुरा शब्द गिंजा और बुरबुरा मिलाकर बनाया गया है। बुरबुरा का अर्थ है बिना किसी लक्ष्य के घूमना। 1925 में पहला रेडियो स्टेशन खुला। अभिनेत्री मात्सुई शुमाको इब्सन के नाटक एक गुड़िया का घर, ए डॉल्स हाउस में नोरो का बेहतरीन किरदार निभाकर राष्ट्रीय स्तर की तारिका बन गई। 1899 में फिल्में बनने लगी और जल्द ही दर्जन भर कंपनियां सैकड़ों की तादाद में फिल्में बनाने लगी। यह दौर आज से ओस से भरा हुआ था और इस दौरान सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार के पारंपरिक मानकों पर सवाल उठाए गए। यह देखें आप, यह चित्र औरतों का कार क्लब देखिए। आधुनिकता पर विजय। सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को 1930-40 के दौरान बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ छेड़ी।
ये लड़ाइयाँ दूसरे विश्व युद्ध में जाकर मिल गई, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। इस दौर में सामाजिक नियंत्रण में वृद्धि हुई, असहमत प्रकट करने वालों पर जुल्म ढाए गए और उन्हें जेल भेजा गया। देशभक्तों की ऐसी संस्थाएं बनी जो युद्ध का समर्थन करती थीं। इनमें महिलाओं के कई संगठन थे। 1943 में एक संगोष्ठी हुई, आधुनिकता पर विजय। इसमें जापान के सामने जो दुविधा थी उस पर चर्चा हुई, यानी आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाई जाए। संगीतकार मुरोई साबरू ने सवाल उठाया कि संगीत को केंद्रिक उद्दीपन की कला से वापस लाकर आत्मा की कला के रूप में उसका पुनर्वास कैसे कराया जाए। वे पश्चिमी संगीत को नकार नहीं रहे थे, वे ऐसी राग खोज रहे थे जहां जापानी संगीत को पश्चिमी वाद्यों पर बजाया या दोहराया जाने से आगे ले जाया जा सके। दर्शन शास्त्री निशिताके केजी ने आधुनिक को 3 पश्चिमी धाराओं के मिलन और एकता से परिभाषित किया: पुनर्जागरण, प्रोटेस्टेंट सुधार और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास। उन्होंने कहा कि जापान की नैतिक ऊर्जा, एक शब्द जर्मन दर्शन शास्त्री रांके से लिया गया है, ने उसे एक उपनिवेश बनने से बचा लिया और जापान का फर्ज बनता है कि एक नई विश्व पद्धति, एक विशाल पूर्वी एशिया के निर्माण का। इसके लिए एक नई सोच की जरूरत है जो विज्ञान और धर्म को जोड़ सके। हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी। जापान की औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिशें संयुक्त बलों के हाथों हार कर खत्म हो गई। यह तर्क दिया गया कि युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय बम गिराए गए, लेकिन अन्य लोगों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर जो विध्वंस और दुख दर्द का तांडव हुआ वह पूरी तरह से अनावश्यक था। अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे 1945-47 के दौरान जापान का विसैनीकरण कर दिया गया और एक नया संविधान लागू हुआ। इसके अनुच्छेद 9 के तथाकथित युद्ध न करने के वाक्यांशों के अनुसार युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल वर्जित है। कृषि सुधार, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन और जापानी अर्थव्यवस्था में जाएबात्सु यानी बड़ी एकाधिकार कंपनियों की पकड़ को खत्म करने की कोशिश की गई। राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया और जंग के बाद पहले चुनाव 1946 में हुए। इसमें पहली बार महिलाओं ने भी मतदान किया। अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया, लेकिन यह चमत्कार से कहीं अधिक था और इसकी जड़ें जापान के लंबे इतिहास में निहित थी। संविधान को औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक रूप इसी समय दिया गया, लेकिन जापान में जनवादी आंदोलन और राजनीतिक भागीदारी का आधार बढ़ाने में बौद्धिक सक्रियता की ऐसी परंपरा रही है। युद्ध से पहले के काल की सामाजिक संबद्धता और गणतांत्रिक रूपरेखा के बीच सुदृढ़ किया गया। इसके चलते सरकार, नौकरशाही और उद्योग के बीच एक करीबी रिश्ता कायम हुआ। अमेरिकी समर्थन और साथ ही कोरिया और वियतनाम में जंग से जापानी अर्थव्यवस्था को मदद मिली। 1964 में टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के प्रतीक बनकर सामने आए। इसी तरह तेज गति वाले शिकानसेन यानी बुलेट ट्रेन का जाल भी 1964 में शुरू हुआ। इस पर रेलगाड़ियां 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। अब वे 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। यह भी जापानियों को क्षमताएं दर्शाती हैं कि वे नए प्रौद्योगिकी के जरिए बेहतर और सस्ते उत्पाद बाजार में उतार सकें। 1960 के दशक में नागरिक समाज आंदोलन का विकास हुआ। बढ़ते औद्योगिकीकरण की वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण पड़ रहे दुष्प्रभाव को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का विरोध किया गया। अर्गजी का जहर, जिसके चलते बड़ी ही कष्टप्रद बीमारी होती थी, एक आरंभिक सूचक था। इसके बाद 1960 के दशक में मीनामाता में पारे के जहर के फैलने और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में हवा में प्रदूषण से भी समस्याएं जन्मी। जमीनी स्तरों पर दबाव बनाने वाले गुटों ने इन समस्याओं को पहचानने और साथ ही हताहतों के लिए मुआवजा देने की मांग की। सरकारी कार्रवाई और नए कानूनों से स्थिति बेहतर हुई। 1980 के दशक के मध्य में पर्यावरण संबंधी विषयों में लोगों की दिलचस्पी घटी है, क्योंकि 1990 तक आते आते जापान में विश्व के कुछ कठोरतम पर्यावरण नियंत्रण अमल में लाए गए। आज एक विकसित देश के रूप में एक अग्रगामी विश्व शक्ति की अपनी हैसियत को बनाए
रखने के लिए अपनी राजनीतिक प्रौद्योगिकी क्षमताओं का इस्तेमाल करने की चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह तस्वीर देख लें आप। टोक्यो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले और बाद में। ये पहले का है और यह उसके बाद का है। चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता तथा विकास के संभव करने के सवालों के चारों ओर घूमता है। चीनी बहसों में 3 समूहों के नजरिए झलकते हैं: कांग योवल 1858-1927 या लियांग किचाऊ 1873-1929 जैसे आरंभिक सुधारकों ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। दूसरे, गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष सन यात सेन जैसे गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान और पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे। तीसरे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी युगों की असमानताओं को खत्म करना और विदेशियों को खदेड़ देना चाहती थी। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय से मानी जा सकती है, लेकिन जेसुइट मशीनरियों ने खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों को वहां पहुंचाया। इसका तात्कालिक असर तो सीमित था, पर इसने उस चीज़ों की शुरुआत कर दी जिन्होंने 19वीं सदी में जाकर तेज गति पकड़ी, जब ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया। इसी के चलते पहला अफीम युद्ध 1839-1942 हुआ। इसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर किया और सुधार तथा बदलाव की मांगों को मजबूती दी। अफीम युद्ध एक यूरोपीय चित्रकारी। यह देखिए, अफीम का व्यापार चीनी उत्पादों जैसे चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों की मांग में व्यापार में असंतुलन की भारी समस्याएं खड़ी दी। पश्चिमी उत्पादों को चीन में बाजार नहीं मिला, जिसकी वजह से भुगतान चांदी में करना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विकल्प ढूंढा, अफीम। यह हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत आराम से उगती थी। चीन में अफीम बेचने के जरिए वे चांदी कमाकर कैंटन में उधार पत्रों के बदले कंपनी के प्रतिनिधियों को देने लगे। इस तरह कंपनी उस चांदी का इस्तेमाल ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए करती थी। ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच यह उत्पादों का त्रिकोणीय व्यापार था। विद्यार्थियों के लिए क्या यह पेंटिंग अफीम युद्ध की अहमियत का स्पष्ट बोध करा पाती है? विद्यार्थी इस विषय पर चर्चा करेंगे। कांग युवेई और लियांग किचाओ जैसे क्विंग सुधारकों ने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की जरूरत महसूस की। एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, नई सेना और शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए नीतियां बनाई। साथ ही संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का भी गठन किया। उन्होंने चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने की जरूरत भी महसूस की। उपनिवेश बनाए गए देशों के नकारात्मक उदाहरणों ने चीनी विचारकों पर जबरदस्त प्रभाव डाला। 18वीं सदी में पोलैंड का बंटवारा सर्वाधिक बहुचर्चित उदाहरण था, यहाँ तक कि 1890 के दशक में पोलैंड शब्द का इस्तेमाल क्रिया के रूप में किया जाने लगा। बोनाल ऊ का मतलब था हमें पोलैंड करने के लिए। भारत का उदाहरण भी सामने था। विचारक लियांग किचाओ का मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन पश्चिम का विरोध कर पाएगा। 1903 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रितानियों की ताबेदारी करने और अपने लोगों के साथ क्रूर होने के लिए हिंदुस्तानियों की आलोचना करते थे। उनके तर्कों से आम आदमी को खासा आकर्षित किया, क्योंकि चीनी देखते थे कि ब्रिटानिया चीन के साथ
युद्ध में भारतीय जवानों का इस्तेमाल कर रहा है। इन सबसे अधिक कईयों ने यह महसूस किया कि परंपरागत सोच को बदलने की जरूरत है। कन्फ्यूशियसवाद चीन में प्रमुख विचारधारा रही है। यह विचारधारा कन्फ्यूशियस 551 से 479 ईसा पूर्व और उनके अनुयायियों की शिक्षा से विकसित की गई। इसका दायरा अच्छे व्यवहार, व्यावहारिक समझदारी और उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांतों का था। इससे चीनियों के जीवन के प्रति सदैव के प्रति रवैये को प्रभावित किया, सामाजिक मानक दिए और चीनी राजनीतिक सोच और संगठनों को आधार दिया। लोगों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस में पढ़ने भेजा गया ताकि वे नए विचार सीखकर वापस आएं। 1890 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जापान गए। वे न केवल नए विचार वापस लेकर आए बल्कि गणतंत्र की स्थापना करने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। चूँकि चीनी और जापानी भाषा एक ही चित्रलिपि का इस्तेमाल करती है, चीन ने जापान से न्याय, अधिकार और क्रांति के यूरोपीय विचारों के जापानी अनुवाद लिए। यह एक तरह से पारंपरिक संबंधों का उलट जाना था। 1905 में रूसी जापानी युद्ध एक ऐसा युद्ध जो चीन की जमीन पर और चीनी इलाके पर प्रभुत्व के लिए लड़ा गया था के बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई, जो प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने का काम करती थी। परीक्षा प्रणाली अभिजात सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश 1850 तक लगभग 11 लाख, ज़्यादातर इम्तिहान के जरिए होता था। इसमें 8 भाग वाला निबंध निर्धारित प्रपत्र में पाकुवेन शास्त्रीय चीनी में लिखना होता था। यह परीक्षा विभिन्न स्तरों पर हर 3 साल में 2 बार आयोजित की जाती थी। पहले स्तर की परीक्षा में केवल 1-2% लोग 24 साल की उम्र तक पास हो पाते थे और वे सुंदर प्रतिभा बन जाते थे। इस डिग्री ने उन्हें निचले कुलीन वर्ग में प्रवेश मिल जाता था। 1850 से पहले किसी भी समय 5,26,869 सिविल और 2,12,330 सैन्य प्रांतीय सेनहुआंग डिग्री वाले लोग पूरे देश में मौजूद थे। देश में केवल 27,000 राजकीय पद थे, इसलिए कई निचले दर्जे के डिग्री धारकों के पास नौकरी नहीं होती थी। यह इम्तिहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में बाधक का काम करता था, क्योंकि इसमें सिर्फ साहित्यिक कौशल की मांग होती थी। चूँकि यह क्लासिक चीनी सीखने के हुनर पर ही आधारित था, जिसकी आधुनिक विश्व में कोई प्रासंगिकता नजर नहीं आती थी, इसलिए 1905 में इस प्रणाली को खत्म कर दिया गया। गणतंत्र की स्थापना 1199 में मांझू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया और सत्ययान सेन 1866-1925 के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन वे चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मिन चुई के नाम से मशहूर है। ये 3 सिद्धांत हैं। राष्ट्रवाद, इसका अर्थ था माचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, को सत्ता से हटाना, साथ ही अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना, गणतंत्र या गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, और समाजवाद जो पूंजी का नियमन करे और भूस्वामित्व में बराबरी लाए। सामाजिक और राजनीतिक हालात डामाडोल बने रहे। 4 मई 1919 में बीजिंग में धुरंधर शांति सम्मेलन के निर्णय के विरोध में एक धुआंधार प्रदर्शन हुआ। हालांकि चीन ब्रिटानिया के नेतृत्व में हुई जीत में विजयी देशों का सहयोगी था, पर उससे हथियार लिए गए, उसके इलाके वापस नहीं मिले। यह विरोध आंदोलन में तब्दील हो गया। इससे एक पूरी पीढ़ी को परंपरा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया और चीन को आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के जरिए बचाने की मांग की गई।
क्रांतिकारियों ने देश के साधनों पर कब्जा जमाए, विदेशियों को भगाने, असमानताएं हटाने और गरीबी कम करने का नारा दिया। उन्होंने लेखन में एक ही भाषा का इस्तेमाल, पैरों को बांधने की प्रथा और औरतों की अधीनता के खात्मे, शादी में बराबरी और गरीबी खत्म करने के लिए आर्थिक विकास जैसे सुधारों की वकालत की। गणतांत्रिक क्रांति के बाद देश में उथल पुथल का एक दौर शुरू हुआ। कुओमिंतांग नेशनल पीपुल्स पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मुल्क को एकताबद्ध करने और स्थिरता लाने के लिए संघर्षरत दो महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में उभरी। सन यात सेन के विचार कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने खाना, घर और परिवहन, इन चार बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया। सन यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक कुओमिंतांग के नेता बनकर उभरे और उन्होंने सैन्य अभियान के जरिए वारलॉर्ड्स को स्थानीय नेता जिन्होंने सत्ता छीन ली थी अपने नियंत्रण में किया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला। उन्होंने सेकुलर और विवेकपूर्ण इहलौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की, लेकिन साथ ही राष्ट्र का सैन्यीकरण करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोगों को एकताबद्ध व्यवहार की प्रवृत्ति और आदत का विकास करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया: सतीत्व, रूप, रंग, वाणी और काम। उनकी भूमिका को घरेलू स्तर पर देखने पर जोर दिया गया, यहाँ तक कि उनके कपड़ों की किनारियों की लंबाई भी प्रस्तावित की। कुओमिंतांग का सामाजिक आधार शहरी इलाकों में था। औद्योगिक विकास धीमा और गिने चुने क्षेत्रों में था। शंघाई जैसे शहरों में 1919 में औद्योगिक मजदूर वर्ग उभर रहा था और इसकी संख्या 5 लाख थी, लेकिन इनमें से केवल कुछ प्रतिशत मजदूर ही जहाज निर्माण जैसे आधुनिक उद्योगों में काम कर रहे थे। ज़्यादातर लोग नगण्य शहरी, सियाओ, शिमिन, व्यापारी और दुकानदार होते थे। शहरी मजदूरों, खास तौर से महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलता था। काम करने के घंटे बहुत लंबे थे। काम करने की परिस्थितियाँ बहुत खराब। जैसे जैसे व्यक्तिवाद बढ़ा, महिलाओं के अधिकार, परिवार बनाने के तरीके और प्यार मोहब्बत की चर्चा, इन सब विषयों को लेकर सरोकार बढ़ते गए। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में स्कूल और विश्वविद्यालयों के फैलने से मदद मिली। पिक विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हुई। पत्रकारिता फली फूली, जो कि इस नई सोच के प्रति आकर्षण का आईना थी। साओ तुआ फेंग द्वारा संपादित लोकप्रिय लाइफ वीकली इस नई विचारधारा की प्रतिनिधि थी। इसने अपने पाठक को नए विचारों से साथ ही गांधी और तुर्की के आधुनिकतापसंद नेता कमाल अतातुर्क जैसे नेताओं से अवगत कराया। इसका वितरण 1926 में केवल 2000 प्रतियों से बढ़कर 1933 में 2 लाख हो गया। 1935 का संघाई में एक काला अमेरिकन तुरही वादक बक क्लेटन अपने जैज और कैस्ट्रो के साथ विशेषाधिकार प्राप्त प्रवासी की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन वह काला था और एक बार कुछ पूरे अमेरिकियों ने उसे तथा उसके वाद्य मंडली के सदस्यों के साथ मारपीट करके उसे उनके गायन वादन वाले होटल से बाहर निकाल दिया। सो अमेरिकी होने के बावजूद खुद नस्ली भेदभाव का शिकार होने के कारण चीनियों के दुख दर्द के साथ उनकी बहुत सहानुभूति थी। गोरे अमेरिकियों के साथ हुई अपनी लड़ाई, जिनमें वे जीत गए, के बारे में वह लिखते हैं: चीनी तमाशबीनों ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे हमने उनका अभिष्ट काम संपन्न किया हो, और घर पहुंचने तक रास्ते भर वे किसी विजेता फुटबॉल टीम की तरह हमारा अभिनंदन करते रहे। चीनियों की गरीबी और कठोर जीवनचर्या के बारे में लिखते हैं: मैं कभी कभी देखता कि 20 या 30 कुली मिलकर किसी बड़े भारी ठेले को खींच रहे हैं, जो कि अमेरिका में किसी ट्रक द्वारा या घोड़ों द्वारा खींचा जाता। ये लोग इंसानी घोड़ों से अलग कुछ नहीं लगते थे और काम पूरा करने के बाद उन्हें इतना ही मिलता था कि किसी तरह पेट भर चावल और सोने की जगह हासिल कर लें। मेरी समझ में नहीं आता वे कैसे अपना काम चलाते थे। रिक्शा खींचने वाला लान जिया द्वारा बनाया गया कास्ट चित्र
लाओ से 1936 द्वारा रचित उपन्यास रिक्शा एक गौरवव्रत बन गया। देखे आप कैसे इंसान खींचता था रिक्शा। भेदभाव का एहसास लोगों को कैसे एकताबद्ध करता है, इस पर विद्यार्थी आपस में विचार करेंगे। देश की एकीकृत करने की अपनी कोशिशों के बावजूद कुओमिंतांग अपने संकीर्ण सामाजिक आधार और सीमित राजनीतिक दृष्टि के चलते असफल हो गया। सन यात-सेन के कार्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा पूंजी का नियमन और भूमि अधिकारों में बराबरी लाना कभी अमल में नहीं आया, क्योंकि पार्टी ने किसानों और बढ़ती सामाजिक असमानता की अनदेखी की। इसने लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया। आप यहाँ पर देखें बढ़ती हुई कीमतों की कहानी देख लें आप। बैल 1937, 1939 सुअर, आटे की बोरी 1941, 1943 मुर्गी, 1945 अंडे, 1941 कोयले का टुकड़ा, पन्ना, 1949। ये बढ़ती हुई कीमतों की ये कहानी है। इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 11 आधुनिकीकरण के रास्ते भाग 2 यहीं पर हम पूर्ण करते हैं।